Hello everyone, welcome back. So, students, today's video is going to be part 9 of our current affairs series. And in this video, we will cover current affairs from August 11 to 14. Okay, and these are the main topics that we are going to deal with in today's video. So, let's begin. The first topic is on UNDP's Equator Prize. There is this Equator Prize announced by UNDP and a self-help group from Karnataka won this prize. तो इसके बारे में जानते हैं. See, Equator Prize was launched in the year 2002 by UNDP and it is awarded every 2 years. So this is to be noted here. हर 2 साल में अनाउंस होता है. In the prelims, UPSC would write the statement that Equator Prize is announced or awarded every year. So in that case, such statement would be wrong. It is announced every 2 years. हर 2 साल में दिया जाता है ये. And another fact is this award carries cash prize of $10,000. $10,000 भी मिलते हैं इसको. और एक और जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है दैट इट इज़ नॉट अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल्स बट इट इज़ अवॉर्डेड टू कम्युनिटी. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग कम्युनिटी अवॉर्ड्स फॉर प्रोटेक्टिंग नेचर एंड टैकलिंग क्लाइमेट चेंज. अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कोई NGO है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसने एफर्ट्स किए हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी या नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसी कम्युनिटी को ये अवार्ड दिया जाता है. ओके, एंड दिस अवार्ड इज अनाउंस्ड ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स. ये जो इंटरनेशनल डे आता है ना वर्ल्ड का इंडिजीनियस पीपल का, जब ये अनाउंस होता है. ओके, और ये मैंने आपको बता ही दिया है दैट प्राइज ओनर्स इंडिजीनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज यूजिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव लाइवलीहुड्स, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड बिल्ड क्लाइमेट रिजिलियंस. ये वो सेम बात है जो मैंने आपको यहाँ बताई है कि जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे या नेचर या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे उनको अवॉर्ड किया जाता है. नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको ये नाम याद रखना है, बीबी फतिमा स्वसहाय संघ. ये जो है ना बीबी फतिमा स्वसहाय संघ, इट इज़ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन कर्नाटका एंड दिस ईयर दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप रिसीव्ड इक्वेटर प्राइज ऑफ UNDP. ओके, तो आप ये याद रखेंगे, स्टेटमेंट आ सकता है UPSC का. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट दैट इज ऑन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया. ये जो सेकंड न्यूज़ है ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये जो पूरा न्यूज़ आर्टिकल है इसके जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं दैट कंट्री के अंदर जो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना दैट इज उत्तर प्रदेश एंड इट इज फॉलोड बाय राजस्थान. एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज टू बी नोटेड इज मोर देन 50% ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस्ड वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय काउज. इंडिया में 2023-24 में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ ना उसमें से 50%, मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन काउज से आता है. यू कैन सी इट हियर दैट 53.12% of the total milk produced was contributed by cows, while buffalo's share was 43.62%. अब UPSC आपको स्टेटमेंट दे सकता है दैट इन इंडिया मोर देन 50% ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस्ड इज कंट्रीब्यूटेड बाय बफेलोज. तो वो गलत होगा. गायों से सबसे ज़्यादा मिल्क आता है हमारे कंट्री में. ओके, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये, आपको याद रखना है. Now moving on to the next news, that is elders group. See, there was this news in the Hindu newspaper, elders group of global leaders warns of Gaza genocide. एक elders groups है global leaders का, उसने क्रिटिसाइज किया है गाजा के अंदर जो लार्ज स्केल पे किलिंग हो रही है ना, इनोसेंट्स की, बिल्कुल छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, ओल्ड एज पीपल मारे जा रहे हैं अटैक्स में. तो इस ग्रुप ने इसको क्रिटिसाइज किया है. तो ये ग्रुप क्या है? सी, इट इज़ रिटन हियर, ये जो एल्डर्स ग्रुप है ना इट वॉज फाउंडेड बाय नेल्सन मंडेला इन द ईयर 2007. ओके, अब ऑब्जेक्टिव और विजन देखते हैं इस ग्रुप के. मैंने आपको बता दिया ये नेल्सन मंडेला ने फाउंड किया था. बेसिकली
एल्डर्स ग्रुप एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है ग्लोबल लीडर्स का हु वर्क फॉर पीस, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। ओके, इस ग्रुप का जो विजन है वो है दैट जो पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड है ना, दे लिव इन पीस, कॉन्शियस ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स जो हैं उनको अपहोल्ड करें, वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलें टुवर्ड्स मैन काइंड, आपके प्लेनेट को लेके, फ्यूचर जनरेशन्स को लेके। ओके, एंड एल्डर्स ग्रुप का एक और ऑब्जेक्टिव है कि वो ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको रेस्पेक्ट करें। ओके, एज वेल एज ये इंश्योर करें दैट पॉवर्टी हैज़ बीन एलिमिनेटेड एंड पीपल आर फ्री फ्रॉम फियर एंड ओप्रेशन एंड एबल टू फुलफिल देयर ट्रू पोटेंशियल। ठीक है ना, तो लोगों को मतलब एक तरीके से किसी तरीके का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, दुनिया के अंदर पीस और ब्रदरहुड मेंटेन रहे। अब ये देखिए एल्डर्स ग्रुप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने पास्ट में ना ग्रुप्स को लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है। A couple of years ago, it asked a question on Amnesty International. What is this Amnesty International? An agency of UN to help refugees of civil wars. B is a global human rights movement. C is a non-governmental voluntary organization to help very poor people. And D is an intergovernmental agency to cater to medical emergencies in war-ravaged regions. The correct answer is B. ए ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है। ओके, नाउ कुछ इसी तरीके से ऑन सिमिलर लाइंस यूपीएससी माइट आस्क यू कि एल्डर ग्रुप्स ऑफन हर्ड इन न्यूज और एल्डर्स ग्रुप इज व्हाट, क्या है वो, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आप याद रखेंगे कि ये ग्रुप है विच प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स वैल्यूज, जस्टिस, peace as well as values of brotherhood across the world. Okay, now moving ahead, the next news is related to wildlife. World's highest bird death rates at Thar desert wind farms. ये देखिए कितना क्रिटिकल, वेरी अलार्मिंग इशू फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स कि जो थार डेजर्ट है ना हमारा, वहाँ पे हाईएस्ट बर्ड डेथ रेट है पूरी दुनिया में। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। अब आपको कुछ और फैक्ट जो याद रखने हैं वो हैं कि जो ये थार डेजर्ट है ना, इसके अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क है एंड दिस डेजर्ट नेशनल पार्क कवर्स 44% एरिया ऑफ थार डेजर्ट। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज टू बी रिमेंबर्ड इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक बर्ड है वो एक नोटेबल स्पीसीज है फाउंड इन थार डेजर्ट एज वेल एज इन दिस नेशनल पार्क एंड इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, सो ये जो आपको 2 से 3 फैक्ट हैं ये याद रखने। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड हाईएस्ट बर्ड डेथ रेट कहाँ पे है, थार डेजर्ट विंड फार्म्स में है। वहाँ पे विंड एनर्जी बनती है ना, तो ये जो बर्ड्स जो उस जोन में रहते हैं वो टकरा जाते हैं उनसे। विंड फार्म्स पे जो बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं ना, या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स लगे हुए हैं उनसे, एंड एज अ रिजल्ट दे डाई। ओके, तो ये आपको छोटा सा फैक्ट याद रखना था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज म्यून G-2 एक्सपेरिमेंट। अब आपको ना ये एक्सपेरिमेंट याद रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था। बेसिकली म्यून जो है ना, इट इज़ अ सब एटोमिक पार्टिकल। ये एक सब एटोमिक पार्टिकल है, एटम से भी छोटा सब एटोमिक पार्टिकल। एंड आपको ये याद रखना है, द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज ये म्यून G-2 एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू प्रीसाइज मेजरमेंट। प्रीसाइज मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का वजन करना है या मेज़र करना है बिल्कुल एक्यूरेट प्रीसाइज तरीके से, तो आप म्यून G-2 एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखेंगे कि ये वर्ल्ड का अभी तक का बिल्कुल प्रीसाइज मेजरमेंट किया गया है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो फर्मी लैब है ना, वहाँ कंडक्ट किया गया था। नाउ अब आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एलिफेंट है, कंसिडर इट एज एन एलिफेंट एंड इसका वेट है 10,000 kg। ओके, नाउ इफ यू पुट
ए कॉइन ऑफ 1 रुपी, 1 रुपी का कॉइन आपने एलिफेंट के ऊपर रख दिया एंड नाउ यू स्टार्ट वेइंग एलिफेंट अगेन, तो जो चेंज आएगा ना वो कितना चेंज आएगा? अब 1 रुपए के सिक्के में कितने ग्राम वजन होता है? 2 ग्राम, 1.5 ग्राम। तो इतना प्रिसाइज तरीके से ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, उससे रिलेटेड है ये म्यून G-2 एक्सपेरिमेंट। अब बिल्कुल आप इसकी फिजिक्स में जाएं तो म्यून सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है दैट अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन ऑफ 0.127 पार्ट्स पर मिलियन आउट डूइंग इट्स स्टेटेड गोल ऑफ 0.140 पार्ट्स पर मिलियन। यानी ये म्यून जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये प्रिसाइजली मेजर कर लेते हैं चीज़ों को। तो अब बस आपको बस ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाना है, आपको तो ये याद रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड था। ओके, तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है एज वेल एज ये मेजर करता है ऑब्जेक्ट्स को या किसी कोई भी एक चीज़ है उसको प्रिसाइजली। ओके, और अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ऐसे एक्सपेरिमेंट याद रखना? यू कैन सी दिस MCQ। अ कपल ऑफ ईयर्स अगो UPSC आस्क्ड दिस क्वेश्चन, पेयर बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है आप यहाँ देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है बेले 2 एक्सपेरिमेंट, बेले 2 एक्सपेरिमेंट, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज रिलेटेड टू पार्टिकल फिजिक्स, सो इट वॉज रॉन्गली मैच्ड हियर। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर या कभी किसी दूसरे एग्जाम में UPSC माइट आस्क म्यून G-2 एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू वॉट, या मैच द फॉलोइंग आ जाए। ओके, तो आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट्स याद रखने होते हैं। वैसे करेक्ट आंसर जो इस MCQ का होगा वो होगा B2 ओनली। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी। बेले 2 एक्सपेरिमेंट इज पार्टिकल फिजिक्स एंड CRISPR-Cas9 इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप सुनते होंगे ना, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं चीज़ों को, क्रॉप्स हो गए, लिविंग बींग्स हो गए, उन सब से जो रिलेटेड है CRISPR-Cas9। बट taking a cue from this MCQ, it is important to remember what is muon G-2 experiment. Now, moving on to the next news that is related to Asian Surfing Championship. Students, if you notice certain questions from PYQs, you will be able to find out that UPSC ने अब चेस से, खो खो वर्ल्ड कप से, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे हैं 1-2 साल पहले। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द फैक्ट्स फ्रॉम दिस चैंपियनशिप। सी, इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वोन ए मेडल एट एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल मेडल वोन बाय एन इंडियन सर्फर एट द कॉन्टिनेंटल शोपीस। ये जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुई है ना, इसके अंदर रमेश बुदिहाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंटल लेवल पे सर्फिंग इवेंट के अंदर कोई मेडल जीता हो। ओके, तो आप नाम याद रखेंगे रमेश बुदिहाल का, एज वेल एज ये भी याद रखेंगे दैट फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल वोन बाय एन इंडियन सर्फर एट कॉन्टिनेंटल लेवल और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब एक और जो आपको नाम, एक और फैक्ट जो आपको याद रखना है इस चैंपियनशिप से या सर्फिंग गेम से, दैट इज जो फाइनल होता है ना सर्फिंग का, वो 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 4 इंडिविजुअल्स के बीच होता है इन द 4 मैन फाइनल। ओके, 4 लोगों का फाइनल होता है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप का। सो रमेश बुदिहाल स्कोर्ड 12.60 points to finish third ahead of Indonesia's Mega Arton and secured his historic podium finish. जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो होनोए हिजाई थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इंडोनेशिया के पजार अरियाना थे, ही वॉन द सिल्वर मेडल इन महाबलीपुरम। ओके, और जो 4th पॉइंट पे आए थे ना इस इवेंट के अंदर, जो 4th प्लेस पे आए थे वो थे किशोर कुमार। ही स्कोर्ड 8.10। अगर आप UPSC का 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखें या 2025 का देखें तो खो खो वर्ल्ड कप पे, चेस पे उनके स्कोर के ऊपर भी सवाल आया है। तो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये याद रखना कि ये पहला इंडियन है या सेकंड इंडियन है या कौन सी कैटेगरी में अवार्ड जीता है। तो 3rd प्लेस पे
ब्रॉन्ज मेडल जीता है उन्होंने, रमेश बुदियाल ने। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर इज, ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है ना, ये ऑर्गेनाइज हुआ है महाबलीपुरम में, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप इंडिया के अंदर हुई है। आज से पहले इंडिया में कभी हुई नहीं थी एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया होस्टेड द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप्स। यूपीएससी लिख देगा कि सेकंड टाइम हुई है इंडिया में, या वो लिख देगा ये चेन्नई में हुई है। हुई कहाँ पे है ये? महाबलीपुरम में। ओके, सो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। ऑब्जर्विंग द करंट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी ऑन स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। Now, there was this article on ORF website related to rare earth elements. See, इस आर्टिकल में जो फैक्ट्स थे वो थे कि इंडिया जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है ना, वो इन कंट्रीज से करता है, और जो टॉप 3 कंट्रीज हैं जो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, वो हैं चाइना, सेकंड इज जापान, एंड थर्ड वन इज हांगकांग। दीज 3 कंट्रीज आर टॉप 3 एक्सपोर्टर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स टू इंडिया। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन कंट्रीज से मंगवाता है। रैंक वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना, जापान एंड हांगकांग। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं। सी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स ना, आप ये याद रखेंगे कि इनका बहुत ही लार्ज स्केल पे और वाइडर लेवल पे एप्लीकेशन है, अप्लाई किया जाता है इनको टेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ओके, मेडिसिन्स के अंदर भी इनका यूज़ होता है, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री के अंदर, मिलिट्री हार्डवेयर्स भी बनते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स से। ओके, नाउ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि ये जो रेयर टर्म इनके साथ लगा हुआ है ना, इट डजेंट ऑलवेज मीन कि ये रेयर ही होंगे, अबेंडेंट भी होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना या प्रोसेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इनको रेयर बोला जाता है। एंड दीज आर फाउंड इन लो कंसंट्रेशंस ऑल्सो। बट अगर स्टेटमेंट आ जाए दैट रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर ऑलवेज रेयर, ये हमेशा ही रेयरली मिलते हैं, नो, अबेंडेंट भी हैं बट डिफ़िकल्ट होता है इनको एक्सट्रैक्ट करना, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, नाउ इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, तो आपको ये सारे फैक्ट्स इंडिया से रिलेटेड भी याद रखने। इंडिया हैज़ द 3rd लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, यूपीएससी स्टेटमेंट दे देगा आपको दैट इंडिया ऑक्यूपाइज टॉप मोस्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिजर्व्स, तो वो गलत होगा। इंडिया 3rd रैंक पे है। इंडिया के अंदर टॉप कौन है? चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ओके, एंड अनदर फैक्ट दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर इज इंडियाज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज मोनेजाइट सैंड्स। ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, जो आपकी केरला की कोस्ट है ना, मालाबार कोस्ट बोलते हैं, वहाँ पे मोनेजाइट डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो इंडिया के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं ना, वो ज़्यादातर मोनेजाइट सैंड से आते हैं। ओके, एज वेल एज कोस्टल, इनलैंड और रिवराइन प्लेसर डिपॉजिट्स और हार्ड रॉक से भी आते हैं, बट मेजोरिटी कहाँ से आती है? मोनेजाइट सैंड से। नाउ ये स्टेट वाइज मैपिंग है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इंडिया में। आंध्र प्रदेश के अंदर नंबर ऑफ डिपॉजिट्स कितने हैं? 24। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में, नंबर ऑफ डिपॉजिट्स 50। सी, देर इज़ अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड रिसोर्सेज इन मिलियन टन्स। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स का मतलब है वहाँ पे माइंस कितनी है, वहाँ पे, टू पुट इट इनटू सिंपलर टर्म्स, वहाँ पे भंडार कितने हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। लेकिन अगर आप क्वांटिटी वाइज देखें कि टन्स, मिलियन टन्स सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो वो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में 3.78 मिलियन टन्स। ओके, और डिपॉजिट्स के लिए आपको याद रखना है कि वो तमिलनाडु में 50 डिपॉजिट्स हैं। ओके, फिर केरला में भी काफ़ी हैं, 35 डिपॉजिट्स, ओडिशा में 12 डिपॉजिट्स हैं। लेकिन अगर मिलियन टन्स क्वांटिटी वाइज बात की जाए तो आंध्र प्रदेश टॉप्स द चार्ट, 3.78 मिलियन टन्स। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके। एंड एलिमेंट्स का जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी मच फेवरेट ऑफ यूपीएससी। ये क्वेश्चन पूछ ही रहा होता है इन टॉपिक्स से। ओके, नाउ
Another article that was present on Down to Earth website was related to microbes and microplastics. See, there are certain microbes and microplastics which eat microplastics. कुछ माइक्रोब्स हैं जो माइक्रोप्लास्टिक्स को भी खाते हैं. देखिए, आप रोज आर्टिकल पढ़ते होंगे दैट माइक्रोप्लास्टिक्स आर डेट्रीमेंटल फॉर मैरीन लाइफ, माइक्रोप्लास्टिक्स आर डिग्रेडिंग सोयल, दे आर वेरी मच डेट्रीमेंटल फॉर ह्यूमन हेल्थ. तो इन माइक्रोब्स को कैसे टैकल किया जा सकता है? तो इस आर्टिकल में न्यूज़ थी कि कुछ माइक्रोप्लास्टिक्स को माइक्रोब्स खा लेते हैं. तो इस तरीके से प्लास्टिक इमरजेंसी या प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस है, उससे हम डील कर सकते हैं. माइक्रोब्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स और प्रोटीन्स दैट कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस. माइक्रोब्स के अंदर ना कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं या कुछ ऐसे एंजाइम वो प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो माइक्रोप्लास्टिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ओके, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? ब्रेक कर देते हैं लॉन्ग कार्बन रिच चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म द बैकबोन्स ऑफ मैनी प्लास्टिक पॉलीमर्स. अब ज़्यादातर जो प्लास्टिक्स हैं वो क्या होते हैं? कार्बन रिच मॉलिक्यूल से बने होते हैं. ओके, तो माइक्रोब्स के अंदर ये एक एबिलिटी होती है कि कार्बन रिच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर जाते हैं ये, इसलिए ये माइक्रोप्लास्टिक को भी खा सकते हैं. सो इनका मतलब बहुत ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट है माइक्रोबायल इंजीनियरिंग का इन टैकलिंग प्लास्टिक इमरजेंसी. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं. एक माइक्रोब है नेम्ड एज आइडियोनिला सैकियानेसिस. ये एक बैक्टीरिया है. इट इज़ आइडेंटिफाइड नियर अ प्लास्टिक बॉटल रिसाइकलिंग फैसिलिटी इन जापान. ये जापान के अंदर मिला है और इट कैन कंप्लीटली डिग्रेड पॉलीइथिलीन टेट्राफेलेट, द प्लास्टिक मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बोटल्स एंड फूड पैकेजिंग. हमारी जो बोटल्स और फूड पैकेजिंग होती है ना, उसमें ये प्लास्टिक यूज होता है, पॉलीथिलीन टेरीपैथलेट. तो ये जो आइडियोनोला सैकियानेसिस है ना, ये इसको भी डाइजेस्ट कर जाता है. ये जो माइक्रोब या बैक्टीरिया है इसको भी खा जाता है. सी, तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि कम से कम प्लास्टिक को जो टैकल किया जा सकता है माइक्रोबायल इंजीनियरिंग से. It breaks PET into its environmentally benign building blocks. These can then be used as food by Eisachionesis and other organisms. ये सारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में. और देखिए आप, there are wax worms, Galleria melanoma. They can also eat plastic bags because उनके अंदर भी कुछ माइक्रोब्स मिलते हैं. ये वैक्स वॉर्म्स क्या होते हैं? सी, अगर आपने अपने घर के आसपास किसी ट्री के ऊपर आपने देखा होगा कोई बी हाइव है, यानी कोई मधुमक्खी का छत्ता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि उस छत्ते के अंदर ना कुछ वाइट कलर की भी चीज़ें मौजूद होती हैं. वो ही वैक्स वॉर्म्स होते हैं. ये जो वैक्स वॉर्म्स है ना, ये प्लास्टिक बैग्स को भी खा लेते हैं. बट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, वैक्स वॉर्म्स डू नॉट नेचुरली कंज्यूम प्लास्टिक. ये नेचुरली प्लास्टिक को कंज्यूम नहीं करते, लेकिन इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कर सकते हैं अगर इनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाए तो. ये वैक्स वॉर्म्स, जैसा मैंने आपको बताया, दे फीड ऑन हनी कॉम्ब, बट स्ट्रक्चरली हनी कॉम्ब इज सिमिलर टू पॉलीथिलीन, द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ प्लास्टिक बैग. जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, वो जो होता है वो उसके अंदर ये पॉलीथिलीन भी मिलता है, लाइक माइक्रोप्लास्टिक जिससे बनते हैं. तो जब ये वैक्स वॉर्म्स यहाँ इनको कंज्यूम कर लेते हैं पॉलीथिलीन को हनी कॉम्ब के अंदर, तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स या प्लास्टिक बैग्स को भी खा सकते हैं. तो ये ऐसे एग्जांपल आप अपने आंसर में भी ड्रॉप कर सकते हो, एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स भी याद करने हैं. नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि क्या ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट ऐसे याद रखना. यस, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये देखिए, प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके ना यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है. अगर आप थर्ड ऑप्शन को यहाँ देखते हैं, इफ़ यू रीड दिस थर्ड ऑप्शन, यू विल नोटिस जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बायो रेमेडिएशन. क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार किए जा सकते हैं जो बायो रेमेडिएशन का काम करे? बायो रेमेडिएशन सिंपली क्या है? एक वो टेक्निक जो पोल्यूशन क्लीन करती है, पोल्यूशन रिड्यूस करती है. कैसे रिड्यूस करती है? बाय एनहेंसिंग द बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर.
तो माइक्रोब्स के अंदर ही वो मतलब एबिलिटी डाल देगी ये बायो रेमेडिएशन टेक्निक, जिससे वो प्लास्टिक को खा लें। तो ये पूरा क्वेश्चन पूरा एमसीक्यू उसी के ऊपर है, इसको देखते हैं आइए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक? It is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. Yes, this is correct. बायोरेमेडिएशन टेक्निक वही तो टेक्निक है जो पोल्यूशन क्लीन करती है। कैसे? बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस जो होती है ना, उसको एनहेंस करके, जिस तरीके से वो नेचर में होती है उसी को थोड़ी सी ये साइंटिफिकली एनहेंस कर देती है बायोरेमेडिएशन। बस। Second is any contaminant with heavy metals such as cadmium, lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms. कोई भी जो कॉन्टेमिनेंट है जिसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, कैडमियम और लेड जैसे, उनको भी कंप्लीटली हटाया जा सकता है क्या? सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। दिस इज रॉन्ग। सी ये इस ऑप्शन में ना थोड़े एक्सट्रीम वर्ड हैं, जैसे कंप्लीटली। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लास्टिक को, माइक्रो प्लास्टिक को रिड्यूस तो करते हैं बट कंप्लीटली खा नहीं सकते। कैडमियम और लेड को तो मतलब ये हैवी मेटल्स हैं, इनको तो अभी भी नहीं खा सकते, ये रिसर्च चल रही है इनके ऊपर। सो सेकंड इज रॉन्ग। एंड थर्ड इज जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बायो रेमेडिएशन। दिस इज करेक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप ऐसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकते हो जो बायो रेमेडिएशन का काम करें, जो पोल्यूशन रिड्यूस करें जैसे नेचर करती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। तो ये देखिए, इस एमसीक्यू से हमें ये आइडिया मिलता है कि ये जो न्यूज़ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायल इंजीनियरिंग को लेके। ओके, सो स्टूडेंट्स, द वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो जो डाउन टू अर्थ वेबसाइट है जिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं आर्टिकल्स के, एनवायरनमेंट आर्टिकल्स के, वो सारे कवर करता हूँ मैं अपने वीडियोज़ में। सो अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, विद इन अ गैप ऑफ 2 to 3 days। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड एंड हैव ए गुड डे।